Let's quickly cut across to the Health Ministry for the details on India's fight back against coronavirus. वीक एंडिंग 7 मई 21 में जहां देश में ऐसे 92 डिस्ट्रिक्ट थे, अब वह संख्या बढ़कर 197 डिस्ट्रिक्ट हो चुकी है। यानी कि 105 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पर कि इन्फेक्शन का जो कंट्रोल है वह रिलेटिवली फर्दर स्टेबिलिटी की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा है। इसी के साथ ही वैक्सीनेशन इज वन ऑफ अदर पिलर वी आर फोकसिंग ऑन। हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि एक स्थाई पर गवर्नमेंट की तरफ से फ्री वैक्सीनेशन, फ्री डोजेज जो स्टेट्स को प्रोवाइड की जा रही हैं, विच इज फॉर प्राइमरीली एज ग्रुप्स एज वेल एज द हेल्थ केयर वर्कर्स एंड फ्रंटलाइन वर्कर। उसके तहत अब तक 14.56 करोड़ डोजेज फ्री स्टेट गवर्नमेंट को देते हुए पीपल अबव 45 ईयर्स ऑफ एज उनको कवर किया जा चुका है। हेल्थ केयर वर्कर्स को 1.65 करोड़ डोजेज दी जा चुकी हैं। फ्रंटलाइन वर्कर को इसी तरीके से 2.33 करोड़ डोजेज अब तक दी जा चुकी हैं। इसी के साथ ही स्टेट एज वेल एज कॉर्पोरेट और प्राइवेट सेक्टर के लिए 18 से 44 एज ग्रुप जो ओपन किए गए हैं उसमें भी अब स्टेबिलिटी नोट की जा रही है और 1.06 करोड़ डोजेज उस एज ग्रुप को भी हम कवर कर चुके हैं। आज एक स्थाई पर जब हमारे केसेस कम हो रहे हैं, दूसरे स्थाई पर हमारी पॉजिटिविटी में भी रिडक्शन नोट किया जा रहा है, हमारी रिकवरी बढ़ती जा रही है, लेकिन उस समय पर भी जरूरी है कि हम ये ध्यान रखें कि जो भी हमारे अप्रभावित क्षेत्र हैं हम उनको प्रिजर्व करें, उनको संरक्षित रखें, वहां पर हमारा कंटेनमेंट एक्टिविटी चलती रहे। इसी तरीके से वह जिले या वह क्लस्टर्स जहां पर संक्रमण थोड़ा ज्यादा दिखाई देता है वहां पर हम नियंत्रण संबंधित कार्य करते रहें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने काफी स्पेसिफिकली इसको हाईलाइट किया है कि जहां एक स्थाई पर वैक्सीनेशन का कार्य देश में किया जा रहा है, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर पर भी हमारी उसी मोमेंटम और उसी सुचारू रूप से आवश्यकता के अनुसार हम काम करते रहें। एक और विषय माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हाईलाइट किया था कि अब ग्रामीण प्रांतों में या सेमी अर्बन एरियाज में अगर केसेस पाए जा रहे हैं तो जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टेट गवर्नमेंट को गाइड किया है, उनके साथ परस्पर उसको एक एक्शन प्लान के थ्रू काम कर रही हैं। जरूरी है कि रूरल एरियाज, पेरी अर्बन एरियाज और ट्राइबल एरियाज में भी जहां पर कोई भी अगर बीमार होता है वहीं पर हम उसकी उपचार की सुविधा प्राप्त उसको उपलब्ध करा सकें, उसके तहत भी उतना ही कार्य करना हमारे आगे वाले मार्गदर्शक सिद्धांत में आता है। धन्यवाद। डॉक्टर गुलेरिया। थैंक यू। नमस्कार। मैं 3-4 चीज़ों के बारे में बात करना चाहूँगा। सबसे पहले तो फंगल इन्फेक्शन के बारे में कुछ हद तक ये धारणा है कि कई टर्म्स यूज़ किए जाते हैं, ब्लैक फंगस, येलो फंगस, वाइट फंगस। ये समझना ज़रूरी है कि कई टर्म्स जो हैं वो मिसलीडिंग है और जिससे कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाता है। फंगल इन्फेक्शन अगर हम देखें तो इवन जो हम ब्लैक फंगस की बात करते हैं, म्यूकरमाइकोसिस की, एक्चुअली वो ब्लैक फंगस एक अलग फैमिली है। ब्लैक फंगस का नाम इस म्यूकर के साथ इसलिए जो जुड़ गया क्योंकि जो इसका कल्चर होता है वो वाइट कलर का फंगल कॉलोनीज आती हैं। वाइट कलर की फंगल कॉलोनीज के साथ ऊपर ब्लैक डॉट्स आ जाती हैं और वो कल्चर में अगर वो थोड़े थोड़े ब्लैक डॉट्स दिखते हैं, इसलिए एक जनरल टर्म में ये ब्लैक फंगस का नाम इसको दे दिया गया। लेकिन अगर हम फंगल इन्फेक्शंस की बात करें तो इन जनरल जो हम फंगल इन्फेक्शंस देखते हैं वो या तो म्यूकरमाइकोसिस होते हैं जो हम आजकल कह सकते हैं बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है, और फंगल इन्फेक्शन है जैसे कैंडिडा है, एक और फंगस इन्फेक्शन एस्परजिलोसिस, क्रिप्टोकोकस, हिस्टोप्लाज्मा, और एक और होता है कॉक्सिडोमाइकोसिस। इस टाइप के फंगल इन्फेक्शंस हैं। जिन लोगों की इम्यूनिटी कम होती है उनमें जो हम ज़्यादातर देखते हैं वो म्यूकरमाइकोसिस है, कैंडिडा है या एस्परजिलस इन्फेक्शन है। म्यूकर का आपको पता ही है कि ये एक फंगस है जो अब ज़्यादा देखा जा रहा है, स्पेशली कोविड के साथ अगर स्टीरॉइड्स और डायबिटीज़ जुड़ा जाए। और ये जो फंगल इन्फेक्शन है ये मेनली जो है साइनसेस में, जिसको हम राइनो ऑर्बिटल म्यूकरमाइकोसिस कहते हैं, राइनो ऑर्बिटल सेरेब्रल म्यूकरमाइकोसिस, जो साइनसेस में, नाक में, साइनसेस में, ऑर्बिट जो आंख के अराउंड बोन है उसमें और ब्रेन के अंदर जा सकता है। ओकेजनली ये लंग्स में पाया जाता है जिसको हम पल्मोनरी म्यूकरमाइकोसिस कहते हैं, और कभी कभी ये आंतनी में भी देखा जाता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में भी देखा जाता है। एक और फंगल इन्फेक्शन जिसको हम कैंडिडा कहते हैं
वो भी जिन लोगों की इम्यूनिटी कम होती है, लॉन्ग टर्म इम्यूनोसप्रेसेंट्स पे होते हैं, उनमें देखा जाता है। ये यूजुअली अगर मुंह में हो तो ओरोफेरेंजियल कैंडिडाइसिस, मतलब ओरल कैविटी और जो खाने की नाली है उसमें हो सकता है, जिसमें वाइट पैचेस आ जाते हैं और टंग एकदम वाइट हो सकती है। और ये और जगह भी ये फंगल इन्फेक्शन जो अपॉर्चुनिस्टिक है वो हो सकता है, जैसे प्राइवेट पार्ट्स पे भी ये फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। ये ब्लड में भी फैल सकता है, जिसको हम कैंडिडीमिया कहते हैं, और कैंडिडा इन्फेक्शन अगर ब्लड में फैल जाए तो वो थोड़ा सीरियस हो सकता है। तीसरा जो फंगल इन्फेक्शन देखा जाता है जो इस टाइम में इतना कॉमन नहीं है, वो है एस्परजिलस, जो भी एक फंगस है। ज़्यादातर वो फेफड़े में असर करता है और कई लोगों में वो एलर्जिक रिएक्शन भी कर सकता है, जिसको हम एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस कहते हैं। पर कई दफ़ा वो इन्वेजन कर सकता है, जिससे वो फेफड़े में कैविटी बना देता है और काफ़ी हद तक फेफड़े में नुकसान कर सकता है। अभी तक अगर हम बात करें तो ज़्यादातर जो कोविड में देखा जा रहा है वो म्यूकरमाइकोसिस के केसेस देखे जा रहे हैं। ओकेजनली या रेयरली एस्परजिलस के केसेस भी देखे जाते हैं, जो लंग्स का अगर हम उनको किसी व्यक्ति का एक्सरे में दाग आए या हम सीटी स्कैन कराएं तो उसमें कैविटीज़ आ जाती हैं, उसमें एक क्लासिकल पिक्चर आती है जो हम कहते हैं ये इन्वेजिव एस्परजिलोसिस के लक्षण है। और कई लोगों में कैंडिडा इन्फेक्शन भी देखा जाता है। और जो फंगल इन्फेक्शन है, जैसे मैंने बात किया क्रिप्टोकोकस की, HIV पेशेंट्स में वो ज़्यादा देखा जाता है। अभी इस दौरान इतना ज़्यादा उसके केसेस नहीं है। तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम बात कर रहे हैं तो इट्स बेटर कि हम यूज़ करें करेक्ट नेम, क्योंकि ये कन्फ्यूजन हो जाता है। क्योंकि कई दफ़ा कुछ एरियाज़ में अगर फंगस ग्रो करे तो उसका कलर अलग लग सकता है और उसको आप एक ही फंगस को अलग अलग कलर के नाम से लेबल करने से कन्फ्यूजन हो सकता है। ज़्यादातर अभी जो देखा जा रहा है वो म्यूकरमाइकोसिस है, ओकेजनली कैंडिडा इन्फेक्शन और एस्परजिलस इन्फेक्शन लंग्स में पाया जा रहा है। जैसे मैंने पहले भी कहा था, म्यूकर जो है एक फंगस इन्फेक्शन है जो मेनली सॉइल में देखा जाता है, एनवायरनमेंट में है, और इट इज़ नॉट अ कम्युनिकेबल डिजीज़, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को वैसे नहीं फैलता है जैसे कोविड फैलता है। तो अगर एक व्यक्ति जिसको म्यूकरमाइकोसिस है वो और किसी व्यक्ति के साथ बैठा है तो ऐसा नहीं है कि उसको फंगल इन्फेक्शन उससे फैल जाएगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये समझना ज़रूरी है कि ये जो फंगल इन्फेक्शन है 90 to 95% जो पेशेंट्स हैं जिनमें पाया गया है उनमें या तो डायबिटीज़ है या साथ में स्टीरॉयड यूज़ किया गया है। जिन लोगों को डायबिटीज़ नहीं थी या जिन लोगों को स्टीरॉयड्स नहीं दिए गया उसमें ये बहुत रेयरली देखा गया है। इट इज़ नॉट अनकॉमन। कई दफ़ा लोग ये कहते हैं कि ऑक्सीजन के साथ ये है, लेकिन इसका लिंक है, लेकिन कई पेशेंट्स ऐसे भी हैं जो घर पे इलाज कर रहे थे जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ी, घर पे उन्होंने स्टीरॉयड्स ले लिए और शुगर उनकी कंट्रोल नहीं हुई, उनमें भी म्यूकरमाइकोसिस देखा गया है जो हॉस्पिटल में एडमिट भी नहीं हुए। तो एडमिशन एंड ऑक्सीजन इज़ नॉट वन फैक्टर विच इज़ डेफिनेटली लिंक्ड विद दिस। हाइजीन रखना तो वैसे भी ज़रूरी है, स्पेशली जिनको डायबिटीज़ है, क्योंकि अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन उनमें ज़्यादा है। तो जनरल हाइजीनिक मेजर जो हम पहले से कह रहे हैं कि रेगुलर वॉशिंग ऑफ हैंड्स, अगर आप कोई ऑक्सीजन यूज़ कर रहे हैं तो उसकी ट्यूबिंग प्रॉपरली क्लीन हो, जो पानी यूज़ करते हैं ह्यूमिडिफिकेशन के लिए आइडियल सिचुएशन में अगर वो स्टेराइल वाटर हो तो वो बेटर रहेगा। दूसरा इम्पॉर्टेंट इशू ये है कि ये समझना कि म्यूकर के लक्षण क्या हैं। अभी तक हमने जो देखा है, जो हमारे हॉस्पिटल में हमने देखा है कि मेजॉरिटी हमारे पेशेंट जो हैं उनको म्यूकर अर्ली स्टेज में हो रहा है, तब अभी वो कोविड पॉजिटिव ही हैं। ये एक चैलेंजिंग सिचुएशन होती है क्योंकि आपको एक जिनको म्यूकरमाइकोसिस है उनकी ट्रीटमेंट जो है वो लंबे टाइम के लिए चलती है। तो शुरू में आप उनको वो कोविड पॉजिटिव रहते हैं। 80% जो हमारे पेशेंट दाखिल हैं वो अभी भी कोविड पॉजिटिव हैं, तो वो कोविड एरिया में है। लेकिन जैसे उनकी ट्रीटमेंट चल रही है, कई दफ़ा सर्जरी भी करनी पड़ती है, डिब्राइडमेंट, फिर वो कोविड नेगेटिव हो जाते हैं, फिर उनको कोविड पॉजिटिव एरिया से फिर नेगेटिव एरिया में शिफ्ट करना पड़ता है। तो हॉस्पिटल्स के लिए चैलेंजिंग ये है टू हैव 2 म्यूकर वार्ड्स, 1 फॉर पॉजिटिव पेशेंट्स एंड 1 फॉर नेगेटिव पेशेंट्स, क्योंकि उनकी ट्रीटमेंट जो है वो तो कई हफ्ते चलती है, जो एंटी फंगल ट्रीटमेंट है। और सर्जरी भी जो है उसकी टाइमिंग जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि ये भी सही है कि कोविड अगर आप पॉजिटिव हो और बहुत एग्रेसिव सर्जरी करो तो उससे मोर्टेलिटी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि अगर फेफड़े में कमज़ोरी है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है और आप ऑक्सीजन पे हो
और उसके ऊपर आपके नेजल पैसेजेस या सांस के ऊपर वाले एरिया में सर्जरी की जाए तो इट कैन हैव वर्स आउटकम। तो इसलिए ये भी समझना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये है कि कुछ इसके ऐसे लक्षण हैं जो हम वार्निंग साइंस कहते हैं, जैसे हेडेक है, नाक बंद हो जाना या नाक में क्रस्टिंग होना, नाक से कभी कभी खून आना, या एक साइड में स्वेलिंग हो जाना, आंख के नीचे या चेहरे पे स्वेलिंग हो जाना, या एक साइड पे दर्द ज़्यादा होना और जो है सेंसेशन चेहरे पे कम हो जाना। ये सब जो लक्षण है, अगर किसी को भी ऐसे लक्षण हो और जो हाई रिस्क ग्रुप में है, यानी कि जिनको डायबिटीज़ है, जिनकी शुगर कंट्रोल नहीं है और स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, उनको अपने डॉक्टर के साथ संपर्क करके अपना चेकअप कराना चाहिए। सिंपल टेस्ट है, नाक का एग्जामिनेशन, नेजल एंडोस्कोपी भी कर सकते हैं, जिससे आप नाक के अंदर देख सकते हैं और वहाँ से स्वैब और बायोप्सी भी ले सकते हैं, जिससे डायग्नोसिस भी हो सकता है और जल्दी ट्रीटमेंट शुरू करने से इसका आउटकम भी बेटर रहता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम समझें कि फंगल इन्फेक्शंस बाय नेम बेटर रहेगा रादर देन बाय कलर, क्योंकि उससे थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है। दूसरा ये है कि एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि अगर हम अब देखें सोसाइटी में तो देयर इज़ लॉट ऑफ स्ट्रेस, एंग्जाइटी इन द जनरल पब्लिक, एंड दिस इज़ अ टाइम वेयर देयर इज़ बीन लॉट ऑफ पेन, सैडनेस बिकॉज ऑफ हर एक का कोई ना कोई जानने वाला है जिसको कोविड हुआ है या जो अपनी जान गवा बैठा है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि वी मस्ट ऑल कम टुगेदर टू रियली सपोर्ट एवरीवन एज सोसाइटी, एज इंडिविजुअल्स, एज पीपल कलेक्टिवली। कई दफ़ा हम ये कहते हैं कि दिस इज़ नॉट अ पैंडेमिक ऑफ चिल्ड्रन एंड यंगर एज ग्रुप, कि बच्चों में सीरियस केसेस नहीं हुए, बच्चों में इतना इन्फेक्शन नहीं हुआ, और ये बात सही है, बच्चों में माइल्डर इन्फेक्शन है, बच्चों में इतना सीरियस इन्फेक्शन या एडमिशन का डेटा नहीं है, चाहे हम फर्स्ट वेव की बात करें चाहे सेकेंड वेव की। लेकिन बच्चों में या यंग एडल्ट्स में कोलैटरल डैमेज बहुत हुआ है। दे आर द बैकबोन ऑफ सोसाइटी, दे आर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। लेकिन अगर हम बात करें एजुकेशन की, तो जेंडर गैप इन एजुकेशन, stress and mental issues in children and adults, smartphone dependence and addiction, interrupted opportunities, बच्चों में कुछ एजुकेशन की जो अपॉर्चुनिटीज़ थी, पढ़ाई आगे करना चाह रहे थे, सही सब चीज़ें जो है काफ़ी हद तक इंटरप्ट हुई हैं। चैलेंजेस फॉर स्कूलिंग, स्पेशली जो टेक सेवी नहीं है, रूरल इंडिया में लोग हैं, उनकी स्कूलिंग में काफ़ी असर पड़ा है, और न्यूट्रिशनल इश्यूज भी है, और विमेन में, यंग गर्ल्स में पोस्ट मेंस्ट्रुअल हाइजीन के इश्यूज भी हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि हम सब एज सोसाइटी, एज पेरेंट्स, एज टीचर्स, अगर इफ ऑल ऑफ अस कैन कम टुगेदर एंड एड्रेस दीज इश्यूज, लुक एट देम एज चैलेंजेस एंड फॉर्म हेल्प ग्रुप्स, चाहे सोसाइटीज़ में हो, चाहे स्कूल्स में हो, चाहे और ग्रुप्स में हो, दैट विल रियली हेल्प अस टू डेवलप एंड सपोर्ट आवर यंग चिल्ड्रन एंड द अदर पीपल ऑल्सो। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, वो यही है कि जैसे जैसे हमारा रिकवरी रेट इम्प्रूव कर रहा है, लोग रिकवर कर रहे हैं, तो हमने लास्ट टाइम भी यही देखा था कि एक और इशू जो आ जाता है वो है पोस्ट कोविड सीक्वले का, और इस पे अब काफ़ी हद तक डिटेल्स भी आ गई हैं जो हमें पहले नहीं पता था। पहली वेव में हम कई लोग समझ नहीं पाए थे कि कोविड के बाद भी कई लक्षण ऐसे हैं जो रहते हैं, और अब इसके लिए काफ़ी हद तक लोगों ने इसका पीरियड भी डिफाइन किया है कि अगर आपके सिम्टम्स जो हैं वो 4 से 12 हफ्ते रहें, तो इसको हम ऑन गोइंग सिम्टोमेटिक कोविड या पोस्ट एक्यूट कोविड सिंड्रोम कहते हैं, और अगर 12 हफ्ते से ज़्यादा रहें तो इसको पोस्ट कोविड सिंड्रोम या लॉन्ग कोविड का नाम दिया गया है। तो ये समझना ज़रूरी है कि कई ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको कोविड के बाद भी 12 हफ्ते तक काफ़ी लक्षण रह सकते हैं, और उनको भी ट्रीट करने की ज़रूरत है। उनमें कॉमन सिम्टम्स तो हम यही जानते हैं कि कई लोग हैं जो रिकवर हो जाते हैं, लेकिन कहते हैं कि सांस की तकलीफ अभी भी है, लंग फंक्शन उनके नॉर्मल है, लंग की कैपेसिटी भी ठीक आती है, लेकिन वो थोड़ा भी चलते हैं तो उनको लगता है कि खुल के सांस नहीं ले पाते, चेस्ट में टाइटनेस रहती है। कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको खांसी कब रहती है, हफ्तों भर खांसी रहती है कोविड के बाद, और कई छाती में दर्द या घबराहट या कहते हैं पल्स ज़्यादा रहने के लक्षण रहते हैं। ये सब लक्षण जो हैं ये पोस्ट कोविड या कोविड इन्फेक्शन के बाद भी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है या इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है उसके कारण रह सकते हैं।
एक कॉमन सिम्टम सिंड्रोम जो है वो भी कॉमन है, जिसको हम कहते हैं क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम। ये भी कई लोगों में है, जिसमें थकावट, फटीग, जॉइंट पेन्स, बॉडी एक्स, जोड़ों में दर्द होना, जोड़ों में सोजिश लगना, सुबह उठ नहीं पाना या सिर में दर्द रहना, कई हफ्ते ये रह सकता है, जिसके लिए सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। एक और सिम्टम है जिसका नाम जनरल सोशल मीडिया में ब्रेन फॉग दिया गया है, जिससे जो कोविड से लोग रिकवर कर जाते हैं, कभी कभी वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते, काम करने में उनको दिक्कत होती है कई हफ्तों तक, और कई दफ़ा इंसोम्निया होता है कि सो नहीं पाते, या डिप्रेशन हो सकता है। तो ये सारे जो चीज़ें हैं, इसके लिए रिहैबिलिटेशन करना ज़रूरी है। और जैसे हमारा रिकवरी रेट ज़्यादा होगा, केसेस ज़्यादा रिकवर करेंगे, तो ये ज़रूरी है कि मेडिकल कम्युनिटी, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, कि मल्टी डिसिप्लिनरी पोस्ट कोविड क्लिनिक्स को डेवलप करें, जहाँ पे रिहैबिलिटेशन हो। एक जो हमने लास्ट टाइम पाया था कि अगर हम लोगों को योगा कराए तो उससे जनरल फीलिंग ऑफ वेलबींग भी आती है, और एक्सरसाइजेज करने से लंग की कैपेसिटी भी बढ़ती है, और ओवरऑल फीलिंग ऑफ वेलबींग इज देयर। तो मैं यही स्ट्रेस करना चाहूँगा कि जैसे जैसे हमारा रिकवरी रेट बढ़ेगा, तो हमारे पोस्ट कोविड के पेशेंट्स भी बढ़ना शुरू होंगे, एंड वी शुड प्रिपेयर सो दैट वी आर एबल टू मैनेज देम। फाइनली मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे अभी बताया गया कि रूरल और सेमी अर्बन एरियाज़ में अब केसेस देखे जा रहे हैं, और इसलिए ये ज़रूरी है कि वहाँ के लिए प्रॉपर डायग्नोसिस और मैनेजमेंट की गाइडलाइंस बनाए जाएँ, ट्रेनिंग की जाए। इस पे भी काम किया जा रहा है कि सिंड्रोमिक अप्रोच हो, रैपिड एंटीजन टेस्ट के यूज़ हो, जो लोग घर पे कर सकें। अगर किसी को भी लक्षण हो जो कोविड के हों गांव में, तो उनको एकदम आइसोलेशन का एडवाइस किया जाए। उनका अगर रैपिड एंटीजन टेस्ट हो जाए तो वो करके, अगर आइसोलेट वहाँ नहीं कर सकते तो कोविड केयर सेंटर में उनको आइसोलेट किया जाए, जिससे बीमारी आगे ना फैले, और एक ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी बनाई जाए जिससे वो ट्रीटमेंट वहाँ उनका प्रॉपरली हो पाए, प्रॉपर कंसल्टेशन हो पाए विद यूजिंग टेली कंसल्टेशन, जिससे साथ में जो बड़ा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है या मेडिकल कॉलेज है, वहाँ से संपर्क करके ट्रीटमेंट जो है वो प्रॉपर दिया जाए। और इसमें काफ़ी हद तक हर एक एरियाज़ में सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बना के डॉक्टर्स की ट्रेनिंग की जा रही है, एट रूरल लेवल, एट प्राइमरी लेवल, बोथ इन गवर्नमेंट सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। और ये भी देखा जा रहा है कि वहाँ पे पूरी तरह से दवाइयों का अरेंजमेंट हो, ऑक्सीजन की अरेंजमेंट हो, जिससे जैसे जैसे अगर वहाँ केसेस बढ़ते हैं तो वी आर रेडी टू मैनेज देम। तो ये 3-4 चीज़ों पे मैं कुछ बात करना चाह रहा था। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Dr. Guleria. And now we'll take some questions. Okay, can we begin with Vijay Lakshmi ji? सर मैं वॉल स्ट्रीट जर्नल में जो एक रिपोर्ट छपी है उसके बारे में सवाल पूछना चाह रही थी। उसमें कहा गया है कि यूएस इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इस ओर इशारा किया है कि 3 रिसर्चर्स वुहान जो वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट है, वो नवंबर 2019 में कोविड सिम्टम्स के साथ बीमार हुए थे और उनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ी थी। तो अब ये वॉल स्ट्रीट जर्नल इशारा कर रहा है कि वो एक लेबोरेटरी से एस्केप वायरस हो सकता है। दुनिया में इस बात की मांग उठती रही कि प्रोब होना चाहिए। भारत का इस पर क्या स्टैंड है? देखिए, अभी तक हम लोग जो है कोविड के सेकंड स्टेज वेव से जूझ रहे हैं। जो ये इश्यूज हैं विद रेस्पेक्ट टू कि ये कोविड जो है, हम सबकी नॉलेज में है कि वुहान प्रोविंस में सबसे पहले केसेस पाए गए थे एट वेरियस लेवल, पर्टिकुलरली एट मल्टी फोरम लेवल विच इज WHO। टीम्स हैव आल्सो गॉन एंड विजिटेड, उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स भी दी हैं। उसके साथ साथ बहुत सारी डिफरेंट रिपोर्ट्स आती रहती हैं। आई थिंक मल्टीलैटरल फोरम में जो डिस्कशन होगा उसके बेसिस पर हम सबको खुद क्लैरिटी आएगी कि हमारा जो बिगर पिक्चर है वो क्या इमर्ज होती है। And coming up after Cyclone Taute, India now braces for Cyclone Yas. That story and lots more coming up. Stay with us.